शिवसेना के शिंदे खेमे ने ताकत दिखाने के लिए जारी किया वीडियो। बागियों की शर्त, महाविकास अघाड़ी से बाहर आए उद्धव ठाकरे। संजय राउत की बागियों से अपील, 24 घंटे में आए मुंबई, मांग पर होगा विचार। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में सतह पर आया तनाव, कांग्रेस और एनसीपी ने उठाए सवाल। छगन भुजबल बोले, जो संजय राउत कह रहे हैं वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। सुनवाएंगे लेखिका पार्वती शर्मा से खास बातचीत, बात खेल की दुनिया की भी करेंगे। लेकिन पहले अंजुम शर्मा से जान लेते हैं पूरे दिन का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। 23 और 24 जून को आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश केवल बातचीत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की साझेदारी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जैसे वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि। इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सभी वर्गों में सराहा गया है। द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। बुधवार को असम में बाढ़ के कारण 12 और लोगों की मौत हो गई। 55 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। असम में मई से लेकर अभी तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 2 प्रमुख नदियों ब्रह्मपुत्र और बराक का जलस्तर लगातार बढ़ने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। अफगानिस्तान में बचाव दल भूकंप से प्रभावित पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप से सबसे ज्यादा पक्तिका प्रांत प्रभावित हुआ है, जहां के कुछ हिस्सों से संपर्क करना कठिन था, क्योंकि वहां मोबाइल फोन के टावर और बिजली के तार तक टूट गए थे। ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के इंटेलिजेंस प्रमुख हुसैन ताइब को बर्खास्त कर दिया गया है। अभी इसकी वजह साफ नहीं है। 2009 में जब से एजेंसी बनी है, तभी से हुसैन ताइब उसके प्रमुख थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों हटाया गया है, लेकिन हाल ही में रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े सैन्य आंकड़ों और लगातार हुई मौतों की बात सामने आई थी। हालांकि ताइब को कमांडर इन चीफ के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। रूस से घटती गैस डिलीवरी की वजह से जर्मनी ने गैस आपूर्ति का अलर्ट घोषित कर दिया है। देश के आर्थिक मंत्रालय ने देश को 3 चरणों वाले इमरजेंसी प्लान में लेवल 2 पर रखा है। मंत्रालय का कहना है कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए रूसी गैस सप्लाई अभी की तरह 40% के निम्न स्तर पर रहती है, तो जर्मनी को आने वाली सर्दियों में संघर्ष करना पड़ सकता है। और म्यांमार में सैन्य अधिकारियों ने नेता आंग सान सूची को एकांत कारावास में भेज दिया है। वो अभी तक घर में नजरबंद थी। सैन्य सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि ये कदम म्यांमार के आपराधिक कानूनों के अनुसार उठाया गया है। सूची को पिछले साल तख्ता पलट करके पद से हटा दिया गया था। सूची कई तरह के आरोपों का सामना कर रही हैं, लेकिन इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आज पूरे दिन की खास खबरें क्या थी आपने सुना, और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत के बाद से ही सियासी तापमान ऊपर है। आज इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और हर पहलू की जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी अंजुम शर्मा। जो लोग राजनीति को खेल मानते हैं वो बताते हैं कि जब कभी दांव पर कुर्सी लग जाती है तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तब हर चेहरे, हर चाल और हर बयान के कई मतलब निकाले जाते हैं। हर मुलाकात हलचल बढ़ा देती है
और हर दावा हौसलों का इम्तिहान लेता है। महाराष्ट्र में अभी यही हो रहा है। शिवसेना नेता और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आला नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंककर आशंकाओं और संभावनाओं के कई सारे दरवाजे खोल दिए हैं। शिंदे अपने समर्थकों के साथ सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और अभी तक वहीं जमे हुए हैं। असम बाढ़ से जूझ रहा है, आप सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा वहां शिंदे और उनके साथियों की मौजूदगी की होती है। वो हर दिन अपनी ताकत बढ़ाने का दावा कर रहे हैं और इसका असर गुवाहाटी से करीब 2800 किलोमीटर दूर, जी हाँ, मुंबई की जो दूरी है गुवाहाटी से वो लगभग 2800 किलोमीटर है। एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 2100 किलोमीटर है। मुंबई में भी उस गुवाहाटी की हलचल का साफ असर दिखाई देता है। बागी खेमे का दावा है कि असली शिवसेना उनके साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे का खेमा कभी बागियों को धमकाने की कोशिश करता है तो कभी मनाने की कोशिश में नजर आता है। अंजुम शर्मा, ताजा स्थिति की जानकारी हम लें मुंबई से सीधे, उसके पहले आप बताइए कि पूरे दिन आखिर आज हुआ क्या। वात्सल्य, जैसे आपने अभी पूरी जानकारी दी क्या क्या हुआ, दिल्ली और असम से लेकर जो मुंबई की दूरी है, वैसे मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक सुबह से ही गहमा गहमी जो है वो बनी हुई थी। शिवसेना की ओर से जो संजय राउत हैं वो मीडिया से लगातार बात कर रहे थे, तब बागियों को लेकर उनके तेवर जो हैं वो बहुत सख्त दिख रहे थे। इसी बीच खबर आई कि 4 और विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ चले गए हैं जी। उधर शिवसेना ने जो बैठक बुलाई थी वात्सल्य, उसमें मुश्किल से 12 या 13 विधायक ही पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टूट और फूट हुई है वो कितनी तगड़ी हुई है। दोपहर 1:30 बजे के करीब एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो जारी किया और 42 विधायकों के साथ होने का दावा किया। वीडियो में कुछ विधायक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके कुछ देर बाद संजय राउत मीडिया से मुखातिब हुए। उनके साथ विधायक नितिन देशमुख थे। देशमुख सूरत गए थे और फिर वापस लौट आए। वही नितिन देशमुख हैं। यहाँ संजय राउत ने कहा कि अगर बागी विधायक 24 घंटे में लौट आते हैं तो उनकी मांग पर विचार हो सकता है। आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडी। तो संजय राउत इस बयान में ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी से बाहर आने की मांग पर विचार किया जा सकता है। और अंजुम शर्मा, राउत के इस बयान के बाद सत्ताधारी गठबंधन की दिक्कतें सतह पर दिखने लगी। जो पार्टियां कह रही थी कि हम साथ हैं, 5 साल सरकार पूरी करेगी, इस बगावत का कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस बयान के आने के बाद क्या कहा वो भी सुना देते हैं। हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब किसी वक्त शिवसेना में रह चुके जो एनसीपी नेता छगन भुजबल हैं, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राउत को अपने बयान को लेकर शरद पवार से बात करनी चाहिए। जो संजय राउत कह रहे हैं वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। ये छगन भुजबल थे जो कह रहे थे कि लड़ने की बहुत अच्छी आदत है उन्हें। वात्सल्य, हालांकि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता शिवसेना को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहां पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो इसी तरह की लगभग बात कर रहे हैं कि हम लगातार इस गठबंधन को मजबूत रखेंगे। इस बीच में मुंबई में कई सारी मीटिंगें हो रही हैं, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। शिवसेना के अलावा एनसीपी ने अभी हाल में उनकी मीटिंग कुछ देर पहले खत्म हुई है। कांग्रेस ने भी मीटिंग की, बीजेपी नेताओं की भी मीटिंग हुई। और इस बीच ये भी खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र
फडणवीस के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नागपुर में भी उनका जो घर है उसकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ताज़ा वहाँ घटनाक्रम क्या है, क्या चल रहा है, ये जानकारी देने के लिए मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है बीबीसी मराठी की संवाददाता प्राजक्ता पोल। जी प्राजक्ता, कहानी कहाँ तक पहुँच गई है, किस मोड़ पर कहानी है, क्या डेवलपमेंट ताज़ा? जी, अगर बोला जाए तो आज सुबह जो है वो संजय राउत जो शिवसेना का सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर ये विधायक 24 घंटे के अंदर वो मुंबई वापस आ जाते हैं तो हम लोग महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये बयान के बाद जो दो पार्टीज है, कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों पार्टी के नेता जो है वो नाराज है। उसके बाद ही एनसीपी ने अभी एक मीटिंग बुलाई थी। जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने सारे विधायकों को, सारे नेताओं को बुलाया था और उनसे चर्चा की। उसके बाद जो है जो डिप्यूटी सीएम है अजीत पवार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम सब लोग जो है हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम लास्ट मोमेंट तक उनका साथ देंगे, ऐसा ही मीटिंग में जो है तय हुआ है। संजय राउत ने ऐसा बयान क्यों दिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन विधायकों को वापस लाने के लिए भी ऐसे बयान जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे जो ग्रुप है उनकी तरफ से बहुत सारे बाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक लेटर जो है वो सुबह एक जारी किया गया था। उनके एक ग्रुप के जो विधायक है जो एकनाथ शिंदे के साथ है, उन्होंने भी एक इमोशनल लेटर लिखा था। जो कल उद्धव ठाकरे ने भी जो बात की थी, एक इमोशनल टाइप जो है शिव सैनिकों से बात की थी, ऐसा ही लेटर आज शिवसेना विधायक ने लिखा कि आप वर्षा बंगले में जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, शासकीय निवास स्थान, वहां पे मिलते नहीं थे। हम घंटों वहां पे खड़े रहते थे, लेकिन जो भी फंड है वो एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को मिलता था, लेकिन शिवसेना को नहीं मिल पाता था। जी प्राजक्ता, कई तरह की शिकायतें हैं, लेकिन इन शिकायतों के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी, उसके बाद से लगातार संजय राउत बोल रहे हैं, तो क्या जो समझा जाए कि संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, या उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोई बात सामने आई है? कल शाम को उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने बात की, उसके बाद उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने नहीं आए हैं और आज जो है आज सुबह से संजय राउत ही बोल रहे हैं और वो उद्धव ठाकरे से बातचीत करके ही वो माध्यमों से बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चर्चा होती होगी और शायद विधायकों को वापस लाने के लिए पूरी तैयारी जो है, पूरी ताकत शिवसेना लगा रही है, लेकिन अभी वो विधायक वापस आएंगे कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कुछ विधायक और मनाने के लिए उन नाराज विधायकों को गए हैं। इस बीच में खबरें ये भी हैं कि उन्हें गुवाहाटी से भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आज उस होटल के सामने टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने किया, क्या ऐसी भी कोई खबरें हैं? जी बिल्कुल, ऐसी भी कोई खबरें आ रही है कि उनको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट लिस्ट जो आई है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से 37 विधायक जो है शिवसेना के उनके साथ है और 9 इंडिपेंडेंट विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ है। ऐसी लिस्ट जो है उनके ऑफिस ने जारी की है। तो 37 मतलब 2/3 शिवसेना के 55 विधायक है, उसमें के 2/3 मतलब 36 ये नंबर उनको चाहिए था, वो क्रॉस हो चुका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ठाकरे सरकार अभी खतरे में आ गई है। जी, साफ तौर पर दिख रहा है कि खतरा वहां पर है। बहुत शुक्रिया प्राजक्ता इस पूरे अपडेट के लिए। बीजेपी और शिवसेना लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में साथ रहे हैं, साझेदार रहे हैं। केवल 2.5 साल से कनेक्शन टूटा था। एक धड़ा दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तब भी दोनों पार्टियां साथ में थीं। इस चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का मतभेद हो गया। शिवसेना ने 28 नवंबर 2019 को एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन में शामिल तीनों दल लगातार दावा कर रहे थे कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन 2.5 साल में ही खेल बदल गया है। क्या है इसकी वजह, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं बीबीसी मराठी के संपादक आशीष दीक्षित। स्वागत है आशीष आपका। समझाइए ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में।
ये हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज एक बात तो तय हो गई है कि एकनाथ शिंदे के पास इतने विधायक हैं कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है वो अब उन पर नहीं है। तो वो एक गुट बना के देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार बन सकती है। ये इतना तो क्लियर हो चुका है। अभी अभी जो जानकारी मिली है, मतलब मैं अभी वो साउंड बाइट ही सुन के आया हूँ जो एकनाथ शिंदे की तरफ से आया है, जिसमें एकनाथ शिंदे उन 40-45 विधायकों से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो जो एक बड़ी शक्ति है जिसने पाकिस्तान को भी हरा दिया, वो शक्ति जो है वो हमारे साथ है और उन्होंने हमें कहा है कि आपको किसी भी बात की हम कमी नहीं होने देंगे। और फिर सारे विधायक तालियां बजाते हैं। मतलब उन्होंने भाजपा का नाम तो नहीं लिया है जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब बड़ी ताकत, मतलब शायद नरेंद्र मोदी या भाजपा की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात, इशारे में कह रहे हैं। तो वो हमारे साथ है और वो हमको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ये सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे और जो उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा समर्थन दे रही है और ये खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। आशीष, यहाँ पर जाना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे कहाँ पर कमजोर रह गए? क्या गवर्नेंस कमजोर रह गई या ये समीकरण कमजोर रह गए? सबसे इंपॉर्टेंट तो कम्युनिकेशन है। उद्धव ठाकरे तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो उद्धव ठाकरे से बात करना ये विधायकों के लिए, जो सांसद हैं उनके लिए, उनकी पार्टी के हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था। यहाँ दिल्ली में भी जब हम महाराष्ट्र सदन में जाके उनसे बात करते थे तो वो सांसद कहते थे कि हमारे जो नेता हैं उनसे हमारी भी आपकी बात हो जाए तो बताइए कि हमें भी समय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उद्धव ठाकरे के साथ। उसमें कोविड हो गया और उसमें उनकी सर्जरीज वगैरह भी हो गई। तो उन्होंने कल भाषण में भी इसके बारे में बात की थी। तो मुझे लगता है कि वो सबसे मतलब बहुत सारे और भी रीजंस है, पर ये एक रीज़न है कि जो पार्टी है उनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे उद्धव ठाकरे। यानी जो पार्टी पहले बाला साहब ठाकरे के ज़माने में हुआ करती थी, जो ग्राउंड पर भी जिसकी पकड़ थी और लोग आकर बात कर सकते थे, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गई। मतलब बाल ठाकरे का एक अलग तरीका था। बाल ठाकरे मतलब जैसे कांग्रेस के नेता होते जो कभी भी अवेलेबल होते, आप कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। बाल ठाकरे वैसे नहीं थे। वो मतलब एक्सक्लूसिवली मिलते थे लेकिन अपने पार्टी के लोगों को हमेशा मिलते थे। तो उद्धव ठाकरे के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि उनका डिस्कनेक्ट बढ़ता गया और वो दो लोगों के थ्रू ही पार्टी के लोगों से बात करते थे। एक थे एकनाथ शिंदे और दूसरे थे अनिल परब। अब एकनाथ शिंदे तो बीजेपी के साथ चले गए हैं और अनिल परब पिछले 3 दिनों से ईडी के चक्कर में है। उनको सुबह से रात तक ईडी बिठा के रखती है। तो मतलब ईडी ने भी मतलब टाइमिंग देखिए आप कि जिस समय उद्धव ठाकरे को अनिल परब की सबसे ज्यादा जरूरत है विधायकों से बात करने के लिए, तो उसी समय ईडी ने उनको इंक्वायरी के लिए सुबह से रात तक बिठा के रखा हुआ है। मैं एक चीज और, ये कोई संयोग की मतलब ये बहुत ही बड़ा संयोग होगा अगर ये सिर्फ संयोग है तो। जी, मैं आशीष संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा कि बाला साहब जब थे तो रिमोट कंट्रोल थामते थे और उद्धव जब आए तो वो खुद कुर्सी पे बैठ गए। अब रिमोट है कहाँ? बीजेपी के पास है, एकनाथ शिंदे के पास है, रिमोट गया कहाँ? रिमोट के लिए पहले टीवी तो चाहिए। अब पूरा टीवी ही चला गया है क्योंकि अगर अब हम देखें तो लगभग 41 जो विधायक है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। उद्धव ठाकरे के पास अभी 14 विधायक बाकी है। उसमें से भी कितने चले जाएंगे क्योंकि जिस तेजी से जा रहे हैं, कल जब हम बात कर रहे थे उसके बाद 4 गया सुबह और 3 गए। उद्धव खुद जाएंगे या नहीं? तो इसलिए उद्धव ठाकरे के पास अब बहुत कम विधायक बचे हुए हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इतने मुश्किल जगह से पार्टी को उठाना। और मुझे लगता है कि उनको अब 1 या 2 दिनों में शायद इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी पूरी जानकारी के लिए। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे लेखिका पार्वती शर्मा से खास बात खेल की दुनिया की भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र सोशल मीडिया पर जो कमेंट किए जा रहे हैं उन पर डाल लेते हैं। क्या चल रहा है अंजुम शर्मा, क्या लिख रहे हैं हमारे
सबसे पहली बात तो यही कि जो ये पूरा का पूरा 2-3 दिन से हम लोग राजनीतिक संकट महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सब उसी की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये शिवसेना की कमी यही है कि वहाँ परिवारवाद हावी हो गया। ये जयवीर सिंह परिवर्तनवादी का कहना है, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन साथ ही गौतम दत्ता लिख रहे हैं कि बीबीसी जो वर्तमान घटनाक्रम पर विश्लेषण कर रहा है ये बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है और नए रूप में जो बीबीसी की प्रस्तुति है वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। जी, पंकज कुमार लिख रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम इस समय है, यूट्यूब पर ये लिख रहे हैं कि पूरा जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी वो तुलना कर रहे हैं यूपीए सरकार के दौरान, और वो कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार के दौरान महाशक्ति बनने का मौका था जो अभी शायद उन्हें फिसलता हुआ लग रहा है। तो लगातार आप जुड़े रहिए, इस तरीके से कमेंट करते रहिए और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य, थोड़ा सा कुछ और विषयों की बात कर लेते हैं। आपने अकबर पर फिल्म या कुछ किताबें पढ़ी हैं? जी, अकबर पे तो काफ़ी इतिहास की किताबों में अकबर का काफ़ी जिक्र आता है। कई फिल्में भी बन चुकी हैं, वो चाहे मुगले आजम हो या जोधा अकबर जो कुछ एक साल पहले शायद पिछले दशक में आई थी। बिल्कुल, और अकबर से मतलब सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि मुगल जो हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि वो भारत से नहीं, भारत के बाहर के लोग थे। कई लोग उन्हें भारतीय मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। और अकबर पर एक हालिया किताब आई है जिसका नाम है अकबर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे लिखा है पार्वती शर्मा ने। मैंने जब ये किताब पढ़ी और पार्वती शर्मा से बात की तो मैंने पहला सवाल यही पूछा, इतनी सारी किताबें हैं अकबर पर, क्यों आपने अकबर का चुनाव किया? मैंने इससे पहले एक जहांगीर पे किताब लिखी थी और जहांगीर पे लिखने में मुझे इतना मजा आया कि फिर मैं रुकना नहीं चाहती थी। मुझे मन कर रहा था कि मैं मुगलों के बीच थोड़ा और वक्त गुजारूं, आगे बढ़ूं या पीछे बढ़ूं, मतलब शाहजहां पे जाऊं कि अकबर पे जाऊं। और सबका कहना था कि अकबर को टैकल करूं इस बार। मुझे मतलब भरोसा नहीं था अपने आप पर कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अकबर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मुगलों को अगर समझना हो तो आप अकबर को समझे बगैर मुगलों को नहीं समझ सकते। तो उम्मीद मेरी यही रही है कि जो पढ़े इसको लगे कि वो एक कहानी पढ़ रहे हैं। मतलब ये भी बात है कि हम मतलब अपनी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि अकबर का कोई भाई था भी, मजलिस, ऐसा भाई जिसके साथ अकबर को रिप्लेस करने की कोशिश की गई हो। अच्छा, इसमें आपने एक जगह अकबर की दिनचर्या का जिक्र किया है, डेली रूटीन का, और उस पे लिखा है कि अकबर दिन में एक ही बार खाना खाते थे, कोई फिक्स टाइम नहीं था और अपने दिन की शुरुआत दूध से करते थे या दही से करते थे और अपने दिन का अंत वो प्रार्थना करके। इसके बारे में आपको जानकारी कैसे हासिल की और कुछ इस तरीके के और कुछ दिलचस्प चीज बताइए। ये तो अकबरनामा है और एक आईन अकबरी है जो कि एक गैजेटियर जैसा है अकबर की सरकार पे, जो दोनों अबुल फजल ने लिखी हैं दोनों। तो इनमें जो आईन अकबरी है उसमें हर तरह की चीज मेंशन, ये भी कि मतलब अकबर के खास खाती थे वो, उनको जिसमें मसाले मिलाए होते थे उस तरह का चावल खिलाया जाता था, एक तरह का पुलाव खिलाया जाता था। एक मुझे काफी दिलचस्प बात लगी कि अकबर चाहते हैं कि वो बर्फ देखें। अब अकबर के पहले 10 साल जो बच्चे जब थे तो वो काबुल में बड़े हुए, तो वहाँ पे बर्फ बहुत दिखती होगी। जब वो हिंदुस्तान के सेंटा बने, जो जैसे उनका पावर बढ़ा, वेल्थ बढ़ी, 40-50 साल की उम्र में वो काबुल और कश्मीर जाने लगे। और हर साल जब वो जाते थे, सर्दी का मौसम आने वाला होता था तो कहते थे कि अच्छा होता अगर हम सर्दी के दौरान यहाँ रुक जाते, और जो ये हिंदुस्तानी जवान हैं इनको भी बर्फ का मजा उठाने को मिलता। बार बार ये समझ में आता कि जो हिंदुस्तानी थे उनको सर्दी का बिल्कुल वो कोई आदत नहीं थी, सर्दी की वो जानते ही नहीं थे और बहुत परेशान हो जाते थे सर्दी में। तो बर्फ गिरने से पहले ही उनको वापस लाहौर या आगरा या दिल्ली वापस चले आना पड़ता था। कई बार ऐसा देखते हैं कि हम मुगलों की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। एक तो विदेशी उनको मानते हैं और कठोर शासक के तौर पर याद करते हैं मुगलों को। आपने क्यों मुगलों का चुनाव किया और आगे क्या अब औरंगजेब? हो सकता है औरंगजेब, टेम्पटिंग तो है, आगे का मैंने सोचा ही नहीं है। पर मुगलों का एक तो थोड़ा एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि मुगलों ने इतना लिखा है। मुगल खुद जो बाबर और जहांगीर खास करके, उन्होंने तो खुद अपनी मेमोइर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर जैसे भी आप कहना चाहे, खुद लिखा है। और ये मैं नहीं मानूंगी कि मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे, जरूर मतलब बाहर से आए। फरगना, बाबर ओरिजिनल फरगना के रहने वाले, फिर काबुल में बसे, फिर काबुल से यहाँ। अकबर खुद का जन्म उमरकोट में हुआ और फिर मतलब अपने 50 साल हिंदुस्तान में ही गुजारे। अकबर का बेटा सलीम जो कि जहांगीर बना, वो तो आधा राजपूत था। जहांगीर की माँ राजपूत थी, शाहजहां की भी माँ राजपूत थी।
तो मुगल वैसे बिल्कुल एक हिंदुस्तानी डायनेस्टी है मेरे मानने में। ये जो आइडिया है कि बहुत क्रूअल थे या कोई ऐसा हिस्ट्री में कोई ऐसे राजा या कोई ऐसे शहंशाह या कोई ऐसे सम्राट नहीं है जो कि बिल्कुल अच्छे मतलब बिल्कुल संत तरीके के आदमी रहे। अकबर ने जो अपनी लेगेसी बनाई, जो कि सर फाइनली मुगल डायनेस्टी की लेगेसी बनी, वो थी ये सुलह कुल, जो कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल बन जाता है अकबर के राज्य का। और सुलह कुल का मतलब एब्सोल्यूट पीस, की सबकी शांति, सबका सुख। और ये मुझे लगा मतलब बहुत ही रेलेवेंट आजकल के टाइम में, जबकि मतलब बहुत ही डिवाइसिव फोर्सेस देश में जो ये हिंदू राष्ट्र की जो इतनी बातें हो रही हैं, इसमें ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुलह कुल की जो बात है, ये बहुत ही रेलेवेंट लगी। ये थी पार्वती शर्मा, अकबर ऑफ हिंदुस्तान की इनकी एक किताब आई है, उसी पर मैं इनसे बातचीत कर रहा था। वात्सल्य, हमारा जो ये सेक्शन है जिसमें हम किताबों की और यंग पर्सनालिटीज़ की या संगीत से जुड़ी लोगों की बात करते हैं, उनके इंटरव्यू सुनवाते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि पुस्तक विवेचना पढ़ने की जो संस्कृति है और जो BBC जिस तरीके से उनके इंटरव्यू सुनवा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो एरिया है कहीं ना कहीं सिमटता चला जा रहा है। आप किताबों की बात बहुत कम करते हैं, बहुत कम आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर इस तरह की बात होती है। तो अच्छा है कि श्रोताओं को पसंद आ रहा है। जी, आपकी भी बड़ी दिलचस्पी है और अच्छा है कि आपकी जहाँ दिलचस्पी है वहाँ श्रोताओं की भी दिलचस्पी है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा ये पसंद करने वाली चीज़ है। और लोग बोल रहे हैं कि अगर BBC कमेंट का जवाब कमेंट में दे दे तो उनका समय बचेगा और ख़बर ज़्यादा आप सुना सकेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग खबर का यहाँ पर आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो इससे आपको भी लगता है कि आपकी यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो हो रहा है। और जिस दिन हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं उस दिन आप भर भर के कमेंट्स करते हैं कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, और जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो आप कह रहे हैं कमेंट्स का जवाब कमेंट्स में दीजिए। तो ये कमेंट्स के साथ कुछ नाम भी पढ़ दीजिए। कुछ नाम शशि शेखर रॉय लिख रहे हैं, धीरज पखारे हैं, मोहम्मद अली मसा हैं, मदन लाल लंबोरिया जो हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं और लगातार हमको डांटते भी रहते हैं बीच बीच में, लगातार जब हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो उस समय। जी, उसे डांट मत कहिए, वो चाहते हैं शायद कुछ और आप बेहतर करें। वो बिल्कुल बेहतर, वो उनका प्यार है, वो डांट नहीं, वो उनका प्यार है। और अब बात कर लेते हैं खेल की। वात्सल्य, रोहित शर्मा फिर से चर्चा में। जी बिल्कुल, मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हालांकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, क्रिकेट की बात है। आज का दिन है, उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 15 साल पूरे हो गए हैं और कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है, बड़ा उनको पसंद करते हैं, खासतौर पर उनकी बल्लेबाजी को। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, साल 2012-13 के करीब कप्तान थे उस समय महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ओपनिंग में आजमाया रोहित शर्मा को। तब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों रिटायर हो गए थे और जैसे ही ओपनर बने रोहित शर्मा, एक नया कलेवर आ गया, नई धार आ गई उनकी बल्लेबाजी पर। और उसके बाद से उनको एक नाम मिला जो आप जानते भी होंगे, उन्हें हिटमैन कहा जाता है। और हिटमैन बना कैसे, उनकी स्पेलिंग जो अंग्रेजी में है ROHIT, उसमें से HIT को लेकर उनके फैंस ने उनको हिटमैन कह दिया। और जैसा आप जानते हैं कि 2020 में 4, वनडे में 29, टेस्ट मैच में 8 शतक बना चुके हैं, वनडे में 3 डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई है। तो एक बहुत बड़े प्लेयर, 15 साल पूरे किए हैं, अभी करियर बाकी है। अब चूंकि वर्ल्ड कप भी होना है तो वहां पर भी उनकी परीक्षा है। और इस बीच में आपको बता दूं कि लंका के खिलाफ उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पारी खेली थी। लंका के खिलाफ आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी मुकाबला था, जिसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 34 रन से जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 138 रन बनाए और लंका की टीम 20 ओवर में 104 रन ही बना सकी, 5 विकेट के नुकसान पर। और क्रिकेट की ही बात चल रही है वात्सल्य, सरफराज खान का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, रणजी में कमाल कर दिया। कमाल, 80 से ऊपर के एवरेज से रन बना रहे हैं। जो एक फाइनल मुकाबला रणजी ट्रॉफी का खेला जा रहा है मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। किसी और बल्लेबाज की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी सरफराज खान की हो रही है। पहले पारी में मुंबई ने जो 374 रन बनाए पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए, उसमें से 134 रन अकेले सरफराज खान ने बनाए। 25वां फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं, 8वीं सेंचुरी जमा चुके हैं। 2000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास में जिन बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं एवरेज के मामले में, ब्रैडमैन के बाद सरफराज का नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश की टीम पहली पारी में 1 विकेट पर 123 रन बना चुकी है आज का खेल खत्म होने तक।
तो ये खेल की खबरें थी। इस तरह की और भी खबरें आपको खेल की हम लगातार रोज दे रहे हैं। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेयान फजल और स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।